चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत में हुए एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की कहानी बताते हैं। इसका मकसद तो दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत दिखाना था, लेकिन एक घटना की वजह से एक स्रोत के मुताबिक पूरी दुनिया में देश की किरकिरी हो गई। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। कैसे एक इवेंट जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनने वाला था, वो अचानक एक विवाद में घिर गया। आमतौर पर देखिए, ऐसे बड़े सरकारी आयोजनों में हर चीज की बहुत बारीकी से जांच परख होती है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि चूक आखिर हुई कहां? तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि हुआ क्या, बल्कि ये भी जानना है कि स्रोत इस घटना के लिए किसे और क्यों जिम्मेदार ठहराता है। हमारे पास जो मुख्य लेख है वो बहुत ही तीखे शब्दों में अपनी बात रखता है। सही कहा, क्योंकि इस पूरे मामले के केंद्र में एक यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा दिखाया गया एक रोबोट, और फिर उस पर हुई एक मंत्री की टिप्पणी, जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। स्रोत का कहना है कि प्रदर्शकों का चयन एक औपचारिक प्रक्रिया के जरिए होता है। कोई भी ऐसे ही आकर अपना स्टॉल नहीं लगा सकता। तो यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। और यहीं से मामला काफी मजेदार हो जाता है। स्रोत के मुताबिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट कुत्ता पेश किया, जिसने सबका ध्यान खींचा। देखने में यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे हम भविष्य की फिल्मों में देखते हैं। इतना कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इससे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी तारीफ में एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा कि भारत के मॉडल वैश्विक मंच पर धूम मचा रहे हैं। किसी भी प्रदर्शक के लिए एक केंद्रीय मंत्री से ऐसी तारीफ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक तरह से इस बात की पुष्टि है कि आपका काम देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा था। मंत्री ने भी तारीफ कर दी, लेकिन फिर जैसा कि अक्सर इंटरनेट पर होता है, किसी की पारखी नजर पड़ गई। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि मंत्री के ट्वीट के ठीक नीचे एक कम्युनिटी नोट लग गया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक फीचर है जो गलत या भ्रामक जानकारी को सही करने के लिए होता है। अच्छा। और उस नोट में जो दावा किया गया, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। नोट में लिखा था कि ये रोबोट असल में मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि चीन में बना है, और ऑनलाइन वेबसाइट पर कोई भी इसे खरीद सकता है। और कीमत सुनकर तो मैं सच में हैरान रह गई। नोट में दावा किया गया कि इसकी कीमत लगभग 2800 रुपए। हाँ, 2800 रुपए। अरे ये तो मेरे हेडफोन से भी सस्ता है। ये तो वाकई में एक खिलौना ही हुआ जिसे कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। सही पकड़ा आपने। ये कोई एडवांस्ड रोबोटिक्स नहीं, बल्कि एक सामान्य खिलौना था। स्रोत के मुताबिक जैसे ही ये जानकारी सामने आई और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ना शुरू हुआ, मंत्री ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक तो आप जानती हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। डिजिटल दुनिया में एक बार कही गई बात वापस लेना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर स्रोत बहुत गंभीर सवाल उठाता है। हाँ। लेख में तर्क दिया गया है कि जो व्यक्ति 5 साल से देश का आईटी मंत्री है, उसे एक आयातित चीनी खिलौने और भारत में बने असली रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट के बीच का फर्क वो कैसे नहीं पता चला। और ये सवाल सिर्फ मंत्री पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर उंगली उठाता है। स्रोत का तर्क है कि मंत्री को यह पता होना चाहिए था कि भारत में इस तरह का एडवांस्ड रोबोट बनाने के लिए जरूरी इकोसिस्टम या सप्लाई चेन अभी मौजूद ही नहीं है। एक मिनट, जब स्रोत कहता है कि सप्लाई चेन नहीं है, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या हमारे पास हाई प्रिसिजन मोटर्स नहीं है, या फिर वो एडवांस सेंसर्स जो संतुलन बनाते हैं? देखिए, दोनों ही। एक असली रोबोट डॉग जैसा बोस्टन डायनेमिक्स बनाता है, उसमें बहुत सी जटिल चीजें लगती हैं, जैसे कि हाई टॉर्क सर्वो मोटर्स जो तुरंत प्रतिक्रिया दें, लाइडार और डेप्थ सेंसर्स जो आसपास का 3D नक्शा बनाएं, और सबसे जरूरी वो AI सॉफ्टवेयर जो इसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गिरगिट की तरह संतुलन बनाना सिखाए। अच्छा। स्रोत का इशारा इसी पूरे इकोसिस्टम की कमी की तरफ है। सिर्फ पुर्जे जोड़कर असेंबल कर देना रोबोटिक्स नहीं है, और मंत्री से ये समझने की उम्मीद की जाती है। तो स्रोत के नजरिए से ये सिर्फ एक ट्वीट डिलीट करने का मामला नहीं है, वो इसे मंत्री के पूरे कार्यकाल के संदर्भ में देखता है। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेख मंत्री के 5 साल के कार्यकाल के 3 बड़े कामों का जिक्र करता है: डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया AI मिशन। स्रोत का तर्क है कि यह समिट इसी इंडिया AI मिशन का एक प्रमुख हिस्सा था। और जब आपके फ्लैगशिप मिशन के इतने बड़े इवेंट में ऐसी घटना हो,
तो ये पूरे मिशन की क्रियान्वयन और गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। ये तो स्रोत का बहुत तीखा नजरिया है। एक मिनट, क्या कोई दूसरा पक्ष भी है? मतलब स्रोत का ये कहना कि सारी गलती मंत्री की है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है कि इतने बड़े समिट में हर एक प्रदर्शक की टेक्नोलॉजी को इतनी गहराई से जांचना मुमकिन ही ना हो। असल में धोखाधड़ी तो उस यूनिवर्सिटी ने की है ना? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और कुछ दूसरे विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते भी हैं। उनका कहना है कि यहाँ असली जिम्मेदारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बनती है, जिसने एक चीनी खिलौने को अपनी इनोवेशन बताकर पेश किया। सही बात है। इस नजरिए से देखें तो मंत्रालय पर सारा दोष मढ़ना असल मुद्दे से ध्यान भटकाना है। वे इसे एक प्रशासनिक चूक या ओवरसाइट मानते हैं, जिसके लिए इवेंट मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग कमेटी जिम्मेदार हैं, ना कि सीधे मंत्री। मतलब एक नजरिया है कि ये मंत्री की अज्ञानता और विफलता है, और दूसरा ये कि ये एक यूनिवर्सिटी द्वारा की गई धोखाधड़ी और प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई एक चूक है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मुख्य स्रोत इस दलील को नहीं मानता। उसका तर्क है कि जब इवेंट इतना बड़ा हो और दांव पर देश की साख लगी हो, तो अंतिम जवाबदेही नेतृत्व की ही होती है। वो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान कहता है। उसका मानना है कि जब आप दुनिया भर के निवेशकों और विशेषज्ञों को अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने के लिए बुलाते हैं और वहां इस तरह की घटना होती है, हाँ, तो ये आपकी विश्वसनीयता को गहरा धक्का पहुंचाती है। और स्रोत ये भी दावा करता है कि इसका असर सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि इस एक घटना से भारत की वैज्ञानिक साख को जो नुकसान हुआ है, उसका असर अगले 10-15 सालों तक देश पर पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा दावा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसे समझने की जरूरत है। स्रोत का तर्क शायद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि उस तकनीक को परखने वाली व्यवस्था पर भरोसे पर भी टिका होता है। अगर आपके सबसे बड़े सरकारी मंच पर एक खिलौने को इनोवेशन बताकर प्रमोट कर दिया जाए, तो एक विदेशी निवेशक सोचेगा कि यहाँ की ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया कितनी कमजोर है, क्या वे यहाँ के दावों पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक शक पैदा करता है। सही बात है, ये भरोसे का संकट पैदा करता है। ये मुझे स्कूल के साइंस फेयर की याद दिला रहा है, जहां एक बच्चा बेकिंग सोडा से बना ज्वालामुखी ले आता है और दावा करता है कि उसने जियोथर्मल एनर्जी का आविष्कार कर लिया है। बिल्कुल सही उदाहरण है। पैमाना अलग है, पर भावना शायद वही है। दिखाने की जा असलियत से ज्यादा हो गई, और जब ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो परिणाम गंभीर होते हैं। स्रोत अपनी बात खत्म करते हुए किसी को भी नहीं बख्शता। वो बहुत स्पष्ट रूप से अपनी उंगली किसी एक व्यक्ति की तरफ उठाता है। हाँ, लेख का अंत एक बहुत ही कड़े निष्कर्ष के साथ होता है। वो इस पूरी गड़बड़ी और मिसमैनेजमेंट के लिए सीधे तौर पर मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार ठहराता है। स्रोत कहता है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि ये समिट सफल हो, यहां से निवेश आए और भारत के एआई भविष्य की नींव रखी जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्रोत की भाषा बहुत कठोर है। वो सिर्फ जिम्मेदारी तय करके नहीं रुकता, बल्कि राजनीतिक परिणाम की भी मांग करता है। बिल्कुल। स्रोत यहां तक कहता है कि अगर उनमें शर्म होती तो वे इस नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए इस्तीफा दे देते। अरे बाप रे! वो ये भी सुझाव देता है कि अगर प्रधानमंत्री को 2019 का चुनाव जीतना है तो उन्हें कैबिनेट में फेरबदल करते हुए टेक्नोलॉजी मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझता हो। ये तो बहुत ही सीधा और व्यक्तिगत आरोप है। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये इस स्रोत का एक बहुत ही मजबूत और एक तरफा दृष्टिकोण है। लेखक अपनी निराशा और गुस्से को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता। उसका मानना है कि ये सिर्फ एक नीतिगत विफलता नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत विफलता है जिसके गंभीर राष्ट्रीय परिणाम हुए हैं। स्रोत के शब्दों में द बक स्टॉप्स एट हिज टेबल, यानी अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो अगर हम दोनों दृष्टिकोणों को साथ रखें, तो एक तरफ ये कहानी है एक मंत्री की व्यक्तिगत विफलता की, जिसने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ ये कहानी है एक व्यवस्था की चूक की, जहां एक धोखेबाज प्रदर्शक पकड़ में नहीं आया और मंत्री को गलत जानकारी दी गई। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। निश्चित रूप से ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया के बारे में है जो ऐसे आयोजनों के पीछे काम करती है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। स्रोत ने तो इस घटना के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन क्या ये वाकई इतना सरल है? शायद नहीं। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। तकनीकी शक्ति दिखाने की इस वैश्विक होड़ में कोई भी देश प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित कर सकता है? जब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तो दिखावे और वास्तविक नवाचार के बीच की महीन रेखा को बनाए रखने के लिए सिर्फ मंत्रालय ही नहीं,
बल्कि आयोजन प्रक्रिया के हर स्तर पर, चयन समिति से लेकर मंत्री के सलाहकारों तक, किस तरह की जांच और संतुलन की जरूरत होती है। ये घटना उस पूरी चेन में एक कमजोर कड़ी की ओर इशारा करती है।